हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं अगर आप +2 के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट जो है वो साइकोलॉजी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस साल 2024 का टोटल सिलेबस पढ़ाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं ये है मेरे पास सिलेबस और इस सिलेबस के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। सिलेबस में सबसे पहले दिया है मनोविज्ञान का आधार यानी इंट्रोडक्शन, परिभाषा पढ़ना है साइकोलॉजी का, विषय वस्तु जानना है, मनोविज्ञान का ऐतिहासिक विकास कब हुआ, शाखाएं, मन और व्यवहार को समझना और भारत में मनोविज्ञान का विकास कब हुआ, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज का ये जो बुक है ये बड़ी ही ईजिली समझ में आने वाला है। साइकोलॉजी क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं। ये जो बुक है ये है अरुण कुमार सिंह का और ये बहुत ही यूजफुल है। आइए इसको देखते हैं। मनोविज्ञान में प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी कैसे सीखता है, सोचता है, याद करता है, समझता है तथा साथ ही साथ अपने पर्यावरण के वस्तुओं एवं घटनाओं के साथ किस तरह से अंतःक्रियाएं करता है आदि का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके अलावा मनोविज्ञान कुछ इन प्रश्नों का भी उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति क्यों किसी चीज़ को आसानी से याद कर लेता है तथा क्यों दूसरे चीज़ को काफ़ी प्रयासों में भी नहीं याद कर पाता है। व्यक्ति में चिंतन यानी कि थिंकिंग का विकास कैसे होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों का प्रत्यक्षण भिन्न भिन्न क्यों होता है। व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है आदि इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मनोवैज्ञानिक मनुष्यों पर क्रमबद्ध रूप से प्रयोग करते हैं। वे पशुओं, कीड़ों तथा पक्षियों पर भी प्रयोग करते हैं ताकि मानव व्यवहार को ठीक ढंग से समझ सके। आइए जानते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान दो ग्रीक शब्दों साइकी तथा लोगोस के मिलने से बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा तथा लोगोस का अर्थ है विवेचना करना या स्टडी करना, अध्ययन करना। अतः इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया। आरंभिक ग्रीक दार्शनिकों जैसे कि अरस्तु तथा प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का ही विज्ञान कहा। 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों जैसे कि लिबनिज, लॉक आदि ने साइकी शब्द का अधिक उपयुक्त अर्थ जो है वो मन से लगाया, माइंड, और इस तरह से इन लोगों ने मनोविज्ञान को मन के अध्ययन का विषय माना। परंतु आत्मा या मन ये दोनों ही कुछ पद ऐसे थे जिनका स्वरूप जो है वो अप्रेक्षणीय था, आदर्शनीय था। अतः इन दोनों तरह की परिभाषाओं को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार्य नहीं माना गया। इसके बाद लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना या चेतनाभूति के अध्ययन का विज्ञान कहा। विलियम वुंट द्वारा तथा उनके शिष्य टीचनर इस परिभाषा के प्रमुख समर्थक थे, परंतु इस परिभाषा को भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वीकार्य नहीं माना गया क्योंकि यह जो था वैज्ञानिक ढंग से प्रेक्षणीय नहीं था तथा साथ ही साथ उससे व्यवहार को नियंत्रित करने एवं समझने में कोई खास मदद नहीं मिलती थी। फिर भी विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान इन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 में पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि सबसे पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खोला गया था। तो पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है वो लिप्जिंग के विश्वविद्यालय में 1889 में खोला गया था। और खोला किसने था? तो विलियम वुंट ने। इस तरह मनोविज्ञान ने पहले अपना आत्मा खोया, बाद में मन और अंत में चेतना।
आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोविज्ञान को अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित करने की कोशिश की गई। इन लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन का विषय माना है। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में परिभाषा जो है वो जेबी वाटसन ने सर्वप्रथम दिया था। किसने दिया था? तो मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में किसने कहा था? तो जेबी वाटसन ने सर्वप्रथम परिभाषा दिया था। व्यवहार को एक ठोस एवं प्रेक्षणीय पहलू के रूप में परिभाषित किया गया, अतः यह आत्मा, मन तथा चेतना आदि से काफी भिन्न था, क्योंकि ये सभी कुछ ऐसे थे जो आत्मनिष्ठ थे तथा जिनका प्रेक्षण भी नहीं किया जा सकता था। इसका विषय वस्तु व्यवहारात्मक प्रक्रियाएं माना गया, जिसे आसानी से प्रेक्षण किया जा सकता है। सीखना, प्रत्यक्षण, हाव भाव आदि जिनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है, उसका ही अध्ययन मनोविज्ञान करता है। साथ ही साथ मनोविज्ञान उन मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है जिनका सीधे प्रेक्षण तो नहीं किया जा सकता, परंतु उनके बारे में आसानी से व्यवहारात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर मनोविज्ञान की एक उत्तम परिभाषा बेरोन द्वारा दी गई है, जो इस प्रकार है। मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया गया है। अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, हमारे आंतरिक अनुभूतियों का अध्ययन है। मॉर्गन, किंग्स, विश्च और स्कोपलर के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। जब हम लोग मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं तो हम लोग मन को छोड़ नहीं देते, बल्कि हम लोग ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जो करता है उसका व्यवहार एक ऐसा मार्ग होता है जिसके सहारे आंतरिक मानसिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। आइए आगे चलते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सेंट्रोक के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें मनोविज्ञान के स्वरूप के बारे में निम्नांकित तथ्य प्राप्त होते हैं। मनोविज्ञान एक विज्ञान है। साइकोलॉजी इज अ साइंस। मनोविज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि वह अपने विषय वस्तु का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों द्वारा करता है। मनोवैज्ञानिक अपनी विषय वस्तु अर्थात व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रयोग करते हैं तथा कुछ ऐसे वैज्ञानिक परीक्षण भी करते हैं जिनमें अपनी विषय वस्तु यानी व्यवहार के अध्ययन से संबद्ध क्या, क्यों और कैसे आदि प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। अतः मनोविज्ञान एक प्रकार का वस्तुपरक विज्ञान है। दूसरा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान में व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। व्यवहार से तात्पर्य जीव के उन क्रियाओं से होता है जिसका प्रेक्षण किया जाता है तथा जिनका वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। दौड़ना, सीखना, प्रत्यक्षण करना, हाव भाव ऐसे व्यवहार के कुछ उदाहरण हैं। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो व्यवहार क्या होता है? जब हम दौड़ते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, हमारे सीखने का तरीका क्या है, हमारे बात करने का हाव भाव क्या है, यही तो व्यवहार है। और ये जो अध्ययन करते हैं हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तीसरा कहता है कि मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यद्यपि मनोविज्ञान में व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं हुआ कि इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव, ध्यान, स्मृति, निर्णय प्रक्रिया एवं
अन्य तरह की अनुभूतियों का अध्ययन नहीं किया जाता है। सच्चाई तो यह है कि ऐसे आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं जिसे मार्गन एवं उनके सहयोगी ने अपनी परिभाषा में मन के अंतर्गत शामिल किया है का भी अध्ययन किया जाता है। यह बात जरूर है कि इन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन प्रत्यक्षतः नहीं किया जाता है बल्कि परोक्ष रूप से किया जाता है। कैसे? तो जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने मित्र की मृत्यु पर काफ़ी दुखी है तो उसके दुख के भाव का अध्ययन हम उसके दबे आवाज़, आंखों में आंसू एवं उसके चेहरे की भाव भंगिमा को देखकर आसानी से कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि चूंकि दुख का भाव एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसका अवलोकन सीधे नहीं किया जा सकता, अतः इसे अध्ययन क्षेत्र से बाहर रखा जाता है। आगे देखते हैं कि मनुष्य अमुक व्यवहार क्यों करता है, मतलब वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि व्यक्ति अमुक व्यवहार अपनी पर्यावरण के साथ समायोजन करने के लिए करता है। व्यक्ति अपनी दृष्टि से पर्यावरण या परिस्थिति को क्या करता है, समझता है, और समझने के बाद वो उसी हिसाब से अपना व्यवहार करता है। तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं कि उसी अनुरूप व्यवहार करता है। जैसे व्यक्ति खुशी की परिस्थिति में खुश होकर तथा भयावह परिस्थिति में क्या होता है, भयभीत होकर उसके साथ समझौता करता है। इस अर्थ में मन ने मनोविज्ञान को प्राणियों के समग्र समायोजन के अध्ययन का विज्ञान कहा है। क्या कहा है? मन ने क्या कहा है? तो मनोविज्ञान को प्राणियों के समग्र समायोजन के अध्ययन का विज्ञान कहा जा सकता है। मन के अनुसार उपयुक्त विश्लेषणों के आधार पर मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में हमें निम्नांकित मुख्य तथ्य मिलते हैं। वो कौन से तथ्य मिलते हैं? तो मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। मनोविज्ञान में व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं या अनुभूतियों का भी अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में व्यवहार का संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन का उद्देश्य प्राणी का या पर्यावरण परिस्थिति के साथ समायोजन को समझना। मनुष्य के मनोविज्ञान में मनुष्यों तथा पशुओं दोनों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। आइए अब आगे चलते हैं कि मनोविज्ञान का विषय वस्तु क्या है। मनोविज्ञान का विषय वस्तु व्यवहार है। इसमें मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के जन्म से मृत्यु तक के सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। व्यवहार के दो प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से? तो एक होता है अस्पष्ट व्यवहार और एक होता है अस्पष्ट व्यवहार, ओवर्ट और कोवर्ट। अस्पष्ट व्यवहार से तात्पर्य वैसे व्यवहार से होता है जिसका दूसरों द्वारा सीधे परीक्षण किया जाता है, जैसे कि सीखना, टहलना, दौड़ना, हंसना, रोना आदि अस्पष्ट व्यवहार के उदाहरण हैं। अस्पष्ट व्यवहार से तात्पर्य क्या है? उन व्यवहारों से होता है जिसका सीधे दूसरों द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता, अवलोकन नहीं किया जा सकता, यानी ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सकता। परीक्षण का मतलब है ऑब्जर्वेशन। चिंतन करना, कल्पना करना, स्मरण करना आदि स्पष्ट व्यवहार के उदाहरण हैं अस्पष्ट व्यवहार के। इसका हम क्या करेंगे? इन क्रियाओं का हम सीधे अवलोकन नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि मनोवैज्ञानिक के किस विशेष व्यवहार का अध्ययन करने के लिए दोनों पहलुओं अर्थात स्पष्ट तथा अस्पष्ट का अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक किस विशेष व्यवहार का अध्ययन करने के लिए दोनों पहलुओं पर स्पष्ट तथा अस्पष्ट का अध्ययन करते हैं। तो यदि कोई मनोवैज्ञानिक किसी बच्चा में डर के संवेग का अध्ययन कर रहा है तो उसे उसके स्पष्ट व्यवहार जैसे आनंद अभिव्यक्ति का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे को का जो हाव भाव होगा उसको के अलावा श्वसन गति में परिवर्तन, जैसे सांस का फूलना, रक्तचाप में परिवर्तन, हृदय गति में परिवर्तन आदि को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। स्पष्ट एवं अस्पष्ट व्यवहारों का मापन प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। पर्यावरण द्वारा प्राणी पर डाले गए प्रभाव जिसे प्रेरित होकर वह कोई क्रिया करता है उसे मनोविज्ञान में उद्दीपक तथा ऐसी क्रिया
ऐसी एक्टिविटी को अनुक्रिया कहा जाता है, रिस्पॉन्स कहा जाता है। इस पूरे प्रक्रम को मनोविज्ञान में उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स या संक्षेप में SOR कहा जाता है। व्यवहार के दो प्रमुख आयाम अर्थात स्पष्ट या अस्पष्ट होने के अलावा और भी कई आयाम हैं जिन पर मनोवैज्ञानिकों का ध्यान रहता है। वो कौन सा है? तो व्यवहार मनुष्य के हो सकते हैं या पशु के भी हो सकते हैं। व्यवहार साधारण हो सकते हैं या जटिल भी हो सकते हैं। उसी तरह के व्यवहार दैहिक हो सकते हैं या मानसिक हो सकते हैं। अन्य विज्ञानों के समान मनोविज्ञान का उद्देश्य प्राणी के व्यवहार का वर्णन करना है, व्यवहार करना तथा पूर्व कथन करना होता है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये क्या मनोविज्ञान एक विज्ञान है? इट्स साइकोलॉजी इज ए साइंस। इट्स साइकोलॉजी अ साइंस। क्या मनोविज्ञान एक विज्ञान है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह जानना आवश्यक है कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। अब प्रश्न उठता है कि विशेष ज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान या विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान का एक ऐसा भंडार है जिसके तथ्यों को वैज्ञानिक विधियों द्वारा संकलित किया जाता है तथा विशेष सिद्धांत व नियम के रूप में संगठित किए जाते हैं। किसी भी विषय को विज्ञान कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें निम्नांकित विशेषताएं हो। वो कौन कौन सी विशेषताएं हो? आइए देखते हैं। अनुभाविक प्रेक्षण या वस्तुनिष्ठता, क्रमबद्ध अध्ययन तथा सिद्धांत यानी सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे। नियंत्रित प्रयोग तथा अन्य वैज्ञानिक विधियाँ, परिमापन यानी क्वांटिफिकेशन, प्रयुक्तता एप्लीकेबिलिटी, परीक्षण तथा पुनरावृत्ति वेरिफिकेशन एंड रिपीटिशन। इन सबों का वर्णन निम्नांकित है। आइए अब एक एक करके हम सबको जानते हैं। अनुभाविक प्रेक्षण तथा वस्तुनिष्ठता। मनोविज्ञान अपने विषय वस्तु अर्थात व्यवहार का अध्ययन प्रयोग तथा प्रेक्षण के आधार पर करता है, न कि तर्क, मत या विश्वास के आधार पर। शायद यही कारण है कि मनोविज्ञान व्यवहार के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता पर अधिक बल डालता है। वस्तुनिष्ठ अध्ययन में व्यवहारों या घटनाओं का जो अध्ययन होता है उसमें प्रेक्षकों के बीच अंतर्वैयक्तिक सहमति पर्याप्त होता है। अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे? तो क्रमबद्ध अध्ययन का सिद्धांत। मनोविज्ञान में क्रमबद्धता का गुण होता है। एक मनोवैज्ञानिक अपने प्रयोगों व प्रेक्षणों के आधार पर जो आंकड़े प्राप्त करते हैं उसे वे अलग अलग बिखरे हुए नहीं छोड़ देते, बल्कि एक क्रमबद्ध ढंग से सुव्यवस्थित करके उसके आधार पर एक वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इस सिद्धांत द्वारा मानव के व्यवहारों को समझने, उसकी व्याख्या करने तथा उसके बारे में पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है। अपने इस क्रमबद्धता के कारण भी मनोविज्ञान को एक विज्ञान माना जाता है। नियंत्रित प्रयोग एवं अन्य वैज्ञानिक विधियाँ। मनोविज्ञान की विधियाँ वैज्ञानिक हैं, जिसके कारण उसे विज्ञान का दर्जा मिला है। मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख वैज्ञानिक विधि क्या है? प्रयोग है, जिसे नियंत्रित अवस्था में किया जा गया। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मनोविज्ञान की वह सबसे प्रमुख वैज्ञानिक विधि क्या है? तो वो है प्रयोग विधि। और कैसे है? तो इसे नियंत्रित अवस्था में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक प्रेक्षण के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक मनोविज्ञानी प्रयोग में कई तरह के प्रयोगात्मक नियंत्रण करते हैं। जैसे यदि वे सीखने के क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं तो यह कोशिश करते हैं कि प्रयोज्य का ध्यान अन्य कारकों जैसे अवांछित आवाज़ तथा अन्य सामग्री द्वारा आकर्षित न हो। यह भी कोशिश करते हैं कि सीखे जाने वाले सामग्री ठीक ढंग से प्रयोज्य को एक पढ़ने योग्य रोशनी में उपस्थित किए जाएं।
इतना होने के बावजूद यह कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में निरपेक्ष नियंत्रण संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि व्यवहार एक जटिल व्यवहार है। व्यवहार एक जटिल व्यवहार है। उसके बाद आते हैं परिमापन पर, क्वांटिफिकेशन। परिमापन को किसी भी वैज्ञानिक उपागम की एक प्रमुख विशेषता माना जाता है। परिमापन या मापन से तात्पर्य किसी नियम विशेष के अनुसार वस्तु या घटना के संख्यात्मक वितरण से होता है। मनोविज्ञान में विभिन्न सांख्यिकीय प्रविधियों का उपयोग कर किसी परिमाणात्मक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। मनोविज्ञानी व्यवहार के विभिन्न प्रकारों जैसे कि बुद्धि, स्मृति, व्यक्तित्व आदि का मापन कर उसकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति परिमापनात्मक ढंग से करते हैं। अतः विज्ञान की इस कसौटी पर भी मनोविज्ञान खरा उतरता है। अब आया 5वें नंबर पर प्रयुक्तता, एप्लीकेबिलिटी। विज्ञान की एक विशेषता यह भी है कि इसका जीवन में उपयोग या व्यवहार होता है। मनोविज्ञान अन्य विज्ञानों जैसे कि भौतिकी, रसायन शास्त्र आदि के समान इस कसौटी पर खरा उतरता है। मनोविज्ञान का ज्ञान होने से किशोरों की समस्याएं, बाल अपराध के कारण, औद्योगिक एवं शैक्षिक निर्देशन, मानसिक रोगों का इलाज आदि करना बहुत हद तक आसान हो गया है। अतः प्रयुक्तता की दृष्टि से भी मनोविज्ञान को एक विज्ञान माना गया है। अंत क्या है कि परीक्षण एवं पुनरावृत्ति, वेरिफिकेशन एंड रिपीटिशन। किसी भी विज्ञान में किसी प्रयोग के परिमाण की जांच होती है तथा उस प्रयोग की पुनरावृत्ति भी कई बार होती है, तब कहीं जाकर उसके परिमाण को एक तथ्य का रूप दिया जाता है। मनोविज्ञान इस कसौटी पर भी खरा उतरता है। मनोविज्ञानी प्रयोग से प्राप्त परिणाम की जांच उसकी पुनरावृत्ति करके कर लेते हैं और तब कहीं अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तथा फिर उनका सामान्यीकरण करते हैं। अंत में कुछ स्मरणीय बातें हैं जिन्हें याद करके रखना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जो भी हम कारण पढ़े उसी की वजह से मनोविज्ञान को एक क्या विज्ञान माना गया है। अब अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा, तो मनोविज्ञान 2 ग्रीक शब्दों साइकी और लोगोस के मिलने से बना है। शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखकर मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन का विषय है, क्योंकि साइकी का अर्थ आत्मा और लोगोस का अर्थ विवेचना करना होता है। बाद में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के अध्ययन का विषय कहा है और बाद में आत्मा तथा मन दोनों को मनोविज्ञान के अध्ययन विषय के रूप में अस्वीकृत कर दिया गया और उसके जगह पर उसे चेतन, अनुभूति तथा व्यवहार के अध्ययन का भी विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का विज्ञान के रूप में वुंट तथा उनके शिष्य टीचनर द्वारा परिभाषित किया गया। वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानियों द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान को एक वस्तुपरक विज्ञान माना जाता है। मनोविज्ञान का विषय वस्तु व्यवहार है। व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट तथा अस्पष्ट कुछ भी हो सकता है। मनोविज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि इसमें विज्ञान कहलाने के लिए जितनी भी विशेषताएं होती हैं वे सभी क्या है इसमें मौजूद है, इसलिए मनोविज्ञान को एक विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। अगला जो चैप्टर है दोस्तों वो है मनोविज्ञान की विधियाँ। लेकिन हम पहले एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, फिर हम मनोविज्ञान की विधियाँ पर आएंगे। ये जो बुक है वो अरुण कुमार सिन्हा की बुक है, पुस्तक है, वो बहुत ही इजी है। जैसे मैंने अभी चैप्टर पढ़ा, वॉल्यूम को साइलेंट करके, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप एक बार रीडिंग अपने से ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद मैं इस चैप्टर का एक छोटा सा नोट्स बनाती हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा और उसको भी पढ़िएगा। उसके बाद आप आसानी से अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न से लेकर के शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सभी मैं इस चैनल पे कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच देखने के लिए। बाय बाय।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए ताकि लक्ष्य आपके करीब होते जाए।